नमस्कार दोस्तों। अभी तक आपने सुन ही लिया होगा कि इजराइल ने हमास के लीडर इस्माइल हानिये की तेहरान में असैसिनेशन कर दी है। इस्माइल हानिये ईरान के नए प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियान के ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए तेहरान में आए थे और वहीं पे उनको मार दिया गया। अब कहा यह जा रहा है कि इजराइल ने ये असैसिनेशन काफी पहले से ही प्लान कर रखी थी। अभी ऑफ कोर्स ईरान के लिए एक बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन था कि उनकी ही कंट्री के प्रेसिडेंट की ओथ टेकिंग सेरेमनी में कोई गेस्ट आया और उसी को असैसिनेट कर दिया गया। तो ये वाकई में बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन की बात है। तो इसी के रिस्पॉन्स में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनी ने इजराइल के अगेंस्ट डायरेक्ट अटैक ऑर्डर कर दिया है। एनालिस्ट कह रहे हैं कि रिटेलिएशन हो सकता है, लेकिन फुल स्केल वॉर के चांसेस कम ही है, क्योंकि कोई भी साइड नहीं चाहती कि ये एस्केलेट हो ज्यादा। आपको याद होगा अप्रैल में भी ईरान ने इजराइल पर रॉकेट्स और मिसाइल्स ड्रोन का अटैक किया था, जो डोमेस्कस में ईरानियन एम्बेसी को अटैक करने के लिए रिटेलिएशन था बेसिकली। अब ये देखा जाएगा कि हानिये की मौत के बाद ईरान का क्या रिस्पॉन्स होगा और क्या ये ऑल आउट वॉर की तरफ प्रोसीड करेगा या फिर ईरान मेजर्ड अप्रोच लेगा और रिटेलिएट करेगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कंट्रीज भी इस सिचुएशन को लेकर कंसर्न है और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को स्टेप अप करके मिडिल ईस्ट में एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की बातचीत कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के लीडर हसीन नसरल्लाह ने हिंट दिया है कि इजराइल पर कोऑर्डिनेटेड अटैक हो सकता है। ये देखने वाली बात होगी कि ईरान और हिजबुल्लाह मिलकर रिस्पॉन्ड देते हैं या फिर सेपरेटली रिटेलिएट करते हैं। बाकी फिलहाल तो ईरान ने अपनी सारी मस्जिदों पे एक लाल रंग का झंडा लगा दिया है, जो कि सिग्निफाई करता है कि वो एक रिवेंज मोड में है। और इसी तरीके का काम उन्होंने जनवरी 2020 में भी करा था, जब यूएस ने एयर स्ट्राइक करके कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। तो चलिए मूव करते हैं दूसरी खबर पे। एयर इंडिया ने ऑपरेशनल रीजन साइड करते हुए अपनी दिल्ली टू टेल अवीव की फ्लाइट कैंसिल कर दी है। टेल अवीव किसी को पता नहीं है तो ऑलरेडी इजराइल में, इजराइल की कैपिटल है। ये डिसीजन आया है इजराइल और हमास के बीच ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन के बीच। टिपिकली तो एयर इंडिया दिल्ली से टेल अवीव तक 4 वीकली फ्लाइट्स ऑपरेट करता है। एयर इंडिया ने अपनी वेबसाइट पे अनाउंस किया था कि अफेक्टेड पैसेंजर्स को रीशेड्यूलिंग और कैंसिलेशन चार्जेस एक बार के लिए वेवर कर दिए जाएंगे। इजरायली अथॉरिटीज का कहना है कि इजराइल कंट्रोल्ड गोलन हाइट्स में एक रॉकेट अटैक में 11 बच्चों की मौत हो गई है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हॉस्टिलिटी शुरू होने के बाद इजरायली टारगेट पर यह डेडलीस्ट स्ट्राइक है। इजराइल ने इस अटैक का ब्लेम हिजबुल्लाह पर लगाया है, लेकिन हिजबुल्लाह ने इन्वॉल्वमेंट डिनाई कर दिया है। अब इसकी रिटेलिएशन में इजराइल ने भी एयर स्ट्राइक कर दिया उनके बॉर्डरिंग विलेज कफार किला पे, जिसमें वो बता रहे हैं हिजबुल्लाह के वेपन डिपो और मिलिटेंट्स कुछ प्रेजेंट थे। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर पे, जो आ रही है बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने जमात इस्लामी पार्टी को बैन कर दिया है। वायलेंट प्रोटेस्ट के बाद नेशन वाइड क्रैकडाउन के चलते ये एक्शन लिया गया है। तो बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने जमात इस्लामी पर प्रोटेस्ट के दौरान वायलेंस प्रोवोक करने का आरोप लगाया था। 2013 में भी हाईकोर्ट ने जमात इस्लामी को इलेक्शन से बैन कर दिया था, क्योंकि वो सेकुलरिज्म के अगेंस्ट थे, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट थे। लेकिन फिर भी जमात को रैलीज, मीटिंग्स और स्टेटमेंट्स करने पे कोई बैन नहीं था। 2013 के बाद से जमात के टॉप लीडर्स को वेरियस किलिंग्स, अबडक्शंस और रेप्स के लिए एग्जीक्यूट या फिर इम्प्रिजन किया गया था। और ये पार्टी 1971 इंडिपेंडेंस वॉर में मुक्ति वाहिनी को अपोज करके पाकिस्तानी मिलिट्री को असिस्ट करने के लिए मिलिशिया ग्रुप क्रिएट कर रही थी। समझ रहे हो? बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के बाद जमात को बैन कर दिया गया, लेकिन 1976 में यह बैन लिफ्ट हो गया। अब 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हुए, अपहोल्ड करते हुए पार्टी को इलेक्शंस और अपने सिंबल्स यूज करने से परमानेंटली बैन कर दिया। पर मजे की बात यह है कि पार्टी को अभी भी कॉम्प्रिहेंसिवली और कंप्लीटली बैन नहीं किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि फिर से आ रही है बांग्लादेश की तरफ से। तो दोस्तों, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे कुछ पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है। ये बैन 2 अगस्त को अनाउंस किया गया था और इसके बाद से इन प्लेटफॉर्म का एक्सेस पूरे देश में रिस्ट्रिक्टेड है। टर्की के सिमिलर इंस्टाग्राम बैन के बाद ये डिसीजन आया है। बांग्लादेश ने पहले भी, जब जुलाई में स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे, तब भी इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स को बैन किया था। जुलाई के इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन वाले दिनों में मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड शटडाउन किए गए थे। इस बार ये क्लियर है कि ये बैन जो लगा है, ये इजराइल ईरान टेंशन के चलते हुआ है। और इसी के साथ बढ़ते हैं फाइनल खबर के बारे में, जो है रशिया की तरफ से। तो दोस्तों, रशिया भी कंसीडर कर रहा है गूगल और एप्पल की सर्विसेज को कंप्लीटली ब्लॉक करने के लिए। तो रशिया के स्टेट डूमा मेंबर अलेक्सेई डेडेन ने क्लेम किया है कि जल्द ही गूगल और एप्पल की सर्विसेज रशिया में ब्लॉक कर दिए जाएंगे। डेडेनको ने कहा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और ऑफिशियल्स के लिए प्लेटफॉर्म पहले से ही प्रोहिबिटेड है। डेडेनको ये भी कहते हैं कि रशिया डेटा सेंटर्स को यूट्यूब की तरफ से पेमेंट नहीं मिल रही और इसके बदले यूट्यूब की स्पीड रिड्यूस होती जा रही है, जो कि अगले हफ्ते तक और भी रिड्यूस हो जाएगी। हम जानते हैं कि जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था, तभी बहुत सारी वेस्टर्न कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट रशिया को छोड़कर भाग गई थी। अब अगर गूगल और एप्पल के सर्विसेज ब्लॉक हो जाते हैं, तो ये रशिया और वेस्ट के बीच सिग्निफिकेंटली कम डिजिटल ब्रिजेस छोड़ेगा, जिससे रशिया को अपने देश के अंदर के नैरेटिव को भी और ज्यादा कंट्रोल करने की पावर मिल सकती है। और अगर आप नहीं जानते तो ये सेम चीज चाइना में भी होती है, क्योंकि चाइना भी अपना सेल्फ रिलायंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाता है और इसकी वजह से उनको अपना नैरेटिव कंट्रोल करने में ईज रहती है, ताकि वो अपनी पब्लिक को मैनिपुलेट कर सके बेसिकली। दोस्तों, यही थी आज की कुछ खबरें। होप यू एंजॉयड इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।